हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से सिग्मा गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास कुमार झा। लास्ट क्लास में बच्चों याद होगा आप लोगों को कि हमने जो सुपर 30 बैच के अंदर जो सुपर 30 सीरीज हमारा चल रहा है उसमें हमने हिंदी पैडागोजी के 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम फिर से सीडीपी के जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी होती है उसके सुपर 30 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। होप कि आपने जो पिछली दो वीडियो हमने बनाई थी चाइल्ड साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट पे या सीडीपी पे या हिंदी की पेडागोजी पर, वो वीडियो आपने देख ली होगी। वो आप देखें। ठीक है। अगर आपने नहीं अभी तक देखी है तो उसको एक बार देख लें। उस जो टॉपिक्स पर जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उससे काफ़ी आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। साथ साथ में आपको कुछ क्वेश्चन कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे किया जाता है, उसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने दिया हुआ है, डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि कैसे क्वेश्चन हम उसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आज फिर से हम इस सुपर 30 बैच में हैं। ठीक है। ये हमारी 30 क्लास है, बच्चे देख रहे हो। 6 क्लास हमारी चलेगी आज। और आज हम जो चाइल्ड सीडीपी के ऊपर, चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है। तो चलो तैयार होते हैं, करते हैं 30 क्वेश्चंस आज के सीडीपी के। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, देख रहे हैं कि विच वाइल पार्टिसिपेटिंग इन अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इन अ क्लास, Tanuj tells his friend that he will participate in the javelin throw and his sister can participate in jump rope because she is a girl कैन नॉट थ्रो जेवलिन। ठीक है। जेवलिन को ना मतलब थ्रो नहीं कर सकते ऐसा कहते हैं। दिस डिपिक्ट्स क्या दिखाता है, ये एक कक्षा में खेल प्रतियोगिता में भाग लेते समय तनुज अपने दोस्त को ये कहता है कि मैं भाला फेंक में भाग लेना और उसकी बहन रस्सी कूद में भाग ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है, भाला नहीं फेंक सकती है। तो देखो एक तरह का ना स्टीरियोटाइप हो गया यहाँ पर ना कि हमने एक माइंडसेट किया हुआ है कि जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं ना, वो क्या है बच्चों, भाला नहीं फेंक सकती है ना। तो आपको पता है कि हमारे देश में स्टीरियोटिपिकल जो थिंकिंग है बहुत ज़्यादा चलती है ना। खासकर गर्ल्स को लेकर हम ज़्यादा ही एक पूर्वाग्रह बना के चलते हैं ना। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें जो लड़की है, जो गर्ल है, उसके साथ कहीं ना कहीं एक स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग बनाई गई है कि भाई लड़की है तो भाला नहीं फेंक सकती, बट वो लड़का है तो वो भाला फेंक कर सकता है। तो ऐसा नहीं है बच्चे। इस सोच को हम क्या बोलते हैं, सोच को हम क्या बोलेंगे, इस सोच को हम बोलेंगे जेंडर कंसिस्टेंसी। नहीं, कंसिस्टेंसी मतलब होती है जहाँ पर आप सभी लिंग को समान रूप से रिप्रेजेंट करते हो, है ना। इक्वालिटी जब समान रूप से मान्यता देते हो, इक्विटी मतलब होता है समान अधिकार देते हो, है ना। बट जेंडर स्टीरियोटाइप में होती है कि आपने पुरानी सोच। तो टिपिकल का मतलब यही होता है बच्चों। जेंडर में क्या होता है कि हम एक तरह का प्री इमेज बना लेते हैं किसी जेंडर को लेकर, है ना। किसी जेंडर को लेकर जो आपने प्री इमेज सेट किया हुआ है माइंड के अंदर या पहले से आपने एक पूर्वाग्रह बना रखा है, उसी को हम बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटिपिकल। तो ये जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं किसको प्रेजेंट करता है, जेंडर स्टीरियोटिपिकल को। और इसी जेंडर स्टीरियोटिपिकल की वजह से जेंडर बायस होते हैं या जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को लेकर जो स्टीरियोटिपिकल के कारण ये जो लड़की है, जो इसकी जो बहन है, उसके साथ तरह का भेदभाव किया जा रहा है। तो भेदभाव जो हो रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है कि एक सोच है जिसको हम बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटिपिकल सोच, यानी कि लिंग रूढ़िबद्धता, यानी कि एक तरह से हमने माइंड सेट किया हुआ है इसको लेकर। तो जो बेस्ट आंसर होगा बच्चों एक ये होगा। एक क्वेश्चन तो जेंडर के ऊपर जरूर आता है आपके एग्जाम में, जेंडर एज अ सोशल रोल के रूप में। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग डैश इन कन्वर्जेंट थिंकिंग। ऑब्वियसली बात, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है। देखो आपको पता है डाइवर्जेंट का आपका मतलब क्या होता है। अब सारी का मतलब होता है कि जब आपके पास एक प्रॉब्लम होती है और उसको आप एक से अधिक तरीके से सॉल्व करते हो, है ना। तो आपके पास मैनी सॉल्यूशंस होते हैं एक प्रॉब्लम्स के। मैनी सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट जो होता है वो हमेशा याद रखना ओपन एंडेड थिंकिंग होती है। ओपन एंडेड थिंकिंग, जब आप ओपन एंडेड थिंकिंग करते हो तो वो हमारी क्या कहलाती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। ठीक है। और जब आप एक प्रॉब्लम के केवल एक ही आंसर निकाल पा रहे हो, ओनली मतलब कि प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन है आपके पास, आप एक ही तरीके से सोच पा रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे होते हैं हमारे, क्लोज एंडेड होते हैं। यहाँ पे जहाँ पर आप खुलकर आंसर नहीं दे पाते। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर आंसर फिक्स होंगे वो क्लोज एंडेड होंगे, जहाँ पे आंसर्स जो होंगे वो खुल के दे पाओगे, फिक्स नहीं होंगे, वो आपका ओपन एंडेड होगा। जो ओपन एंडेड होगा वो होगा डाइवर्जेंट। ये हमारा क्या है, डाइवर्जेंट हो गया, यानी कि आप सारी हो गया। और ये हमारा क्या होगा बच्चों, आपका कन्वर्जेंट। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनकरेज मल्टीपल आंसर्स इज फिक्स्ड वन करेक्ट आंसर्स, है ना। तो आंसर मेरे ख्याल से ये होना चाहिए
जो डाइवर्जेंट होता है उसमें मल्टीपल आंसर्स होते हैं, और जो कन्वर्जेंट होता है उसमें फिक्स आंसर्स होते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है, इसमें फिक्स नहीं हो सकते, ये गलत है। प्रोमोट मेडिकल, ये भी गलत है। प्रोमोट वर्बल एबिलिटी, ये भी गलत है। तो आंसर ये आएगा, जहाँ पर मल्टीपल आंसर्स की बात की जाएगी वो हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा, और जहाँ पर फिक्स आंसर की बात की जाएगी वहाँ पर कन्वर्जेंट आंसर होगा। तो पहला किससे कनेक्ट है, इस वाले से। तो इसका पास बेस्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, दैट इज फर्स्ट। ये 2024 का मेरे ख्याल से पेपर है, तो अभी हाल ही में शायद हुआ था, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से एग्जाम में आ रहे हैं। क्योंकि देखो मैंने आपको पहले कहा था, क्वेश्चन का लेवल जो है ना धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो हमें क्वेश्चंस के बिहाफ पर अपने कॉन्सेप्ट्स को बदलना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन का जो लेवल है अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना। थोड़े यू कैन से कॉन्सेप्ट बढ़ा के पूछे जा रहे हैं, है ना। थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हमें उसके बिहाफ पर ही तैयारी करनी पड़ेगी अगर हम अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो चलिए, इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा, मैंने आपको याद है लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। समावेशी शिक्षा वो विद्यालय होता है जहाँ पे नॉर्मल और एबनॉर्मल को हम एक ही क्लास में एक ही स्कूल के अंदर रेगुलर एजुकेशन देते हैं, एक इक्वल एजुकेशन देते हैं, और साथ साथ में अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको सुविधाएं भी देते हैं, ताकि हम ये चाहते हैं कि सभी बच्चे एक ग्रुप तरीके से एक स्कूल में पढ़ सके, है ना। और डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते हैं, डिफरेंट प्रकार के जो फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं क्लासरूम के अंदर, एक्टिविटी के अंदर, वो होता है इंक्लूसिव। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब, इंक्लूजन टीचिंग। जैसे बोला कौन सा नहीं है, नॉट। अब यहाँ पर नॉट जरूर देखें, कौन सा इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित नहीं पूछा है उसमें। इंक्लूसिव एजुकेशन टीचिंग मीन्स टीचिंग इन अ वे दैट डू नॉट एक्सक्लूड। समावेशी शिक्षा का अर्थ है ऐसे तरीके जिसमें पढ़ाना जो बहिष्कार ना करे, मतलब बहिष्कार ना करे, किसी को वो ना करे, एक्सक्लूड ना करे। ये बात बिल्कुल सही है। इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स एडॉप्टिंग पेडागोजिकल दैट सपोर्ट्स नीड ऑफ द लर्नर। बिल्कुल सही है कि ऐसे शिक्षण विधियों का प्रयोग करें जो हम सब सही बच्चे जो हैं उनकी आवश्यकता को समर्थन मिले। ये बात भी सही है। अन इंक्लूसिव क्लासरूम अकोमोडेटिंग डिफरेंस इन लैंग्वेज स्टाइल्स एंड प्रमोटिंग कोलैबोरेशन। बिल्कुल ठीक है कि बच्चों के भाषा शैलियों के अंतों को समझें और फिर इसको सहयोग भी दें। ये बात भी सही है। एन इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर्ड अराउंड फिक्स करिकुला। फिक्स करिकुला नहीं होता बच्चों, फ्लेक्सिबिलिटी करिकुलम होना चाहिए। देखो फिक्स करिकुलम देखने को सब डिफरेंटली एबल बच्चे हैं यहाँ पे, कुछ बच्चे नॉर्मल हैं, कुछ नॉर्मल से अलग हैं, तो सबके लिए फिक्स करिकुलम नहीं रख सकते हम लोग। इनफैक्ट रखना भी नहीं चाहिए। करिकुलम में देखो, करिकुलम के अंदर कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखें, मतलब चेंज करते रहें, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहें, ऐसा होना चाहिए। और स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट तो होता ही नहीं है। तो आंसर यहाँ पर उसने नोट पूछा है, तो कौन सा आंसर होना चाहिए बच्चों, फोर्थ गलत है, क्योंकि फिक्स करिकुलम हम नहीं बना सकते, हमें फ्लेक्सिबल रखना चाहिए करिकुलम। बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों आपका, डेट इज, ये आपको याद रखना है कि फिक्स्ड वाला करिकुलम ना हो, फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल की चेंज करते रहें एक्टिविटी, बच्चों की नीड्स के आधार पर, बच्चों की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बिहार पर हम उसके अंदर चेंज करते हैं। बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन रीजन। ये वाले क्वेश्चन भी आकर बहुत आ रहे हैं। असर्शन रीजन पर कम से कम आपके एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन पूरे पेपर में मिलेंगे आपको, इवन ज़्यादा भी मिल सकते हैं, चाहे वो एसएसटी की हो, चाहे हिंदी के अंदर हो, चाहे वो इंग्लिश के अंदर हो, हर जगह आपको मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों, तो याद रखना। लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव ऑलरेडी, मतलब कि अपने नॉलेज के बिहाफ पर, जो उनके पास ज्ञान है उसके बिहाफ पर बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। बात सही है, और ये बात कहीं ना कहीं प्याजे की थ्योरी से कनेक्ट है। प्याजे बात बोलते थे कि बच्चे जो ऑलरेडी नॉलेज है उसके बिहाफ पर वो नई नॉलेज को क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड फाइंडिंग पैटर्न एंड मेकिंग लिंकिंग विद द प्रीवियस नॉलेज हेल्प लर्नर टू प्रोसीड इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली। ऑब्वियस बात है, जब हम कोई पिछले ज्ञान से कनेक्ट करते हुए कोई नया ज्ञान निर्माण करते हैं तो वो इससे हमारी होती है मीनिंगफुल लर्निंग, हम समझ कर सीखते हैं, हमारी सीखने की जो गति होती है उसमें और अच्छे तरीके से हम और सीख सकते हैं, क्योंकि हम प्रीवियस नॉलेज से लिंक करते हुए सीख रहे हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है, और एक दूसरे को क्या करते हैं, ये सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा बच्चों कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए को एक्सप्लेन भी करते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 1। ठीक है, क्या हो जाएगा ये आपका आंसर, आपका 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है ना। फर्स्ट इसका क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि असर्शन है कि चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंट बाय डिफरेंट अक्रॉस कल्चर, मतलब जो बच्चों का बचपन होता है उसमें भी डिफरेंट तरह के जो कल्चर्स होते हैं बच्चा उसका अनुभव करता है। ये बात बिल्कुल सही है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, या सबका विकास होता है, सबके अलग कल्चर होते हैं, बट विकास तो सबका ही होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि ए आर दोनों सही है, और ए को क्या कर रहे हैं बच्चों एक्सप्लेन करें। एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये बच्चों, ए आर दोनों सही है और आर ए को क्या कर रहे हैं एक्सप्लेन, क्योंकि हर बच्चा चाहे किसी भी कल्चर में आप रह रहे हो, डेवलपमेंट तो सबका ही होगा। डेवलपमेंट ये नहीं देखता कि भाई इस कल्चर में है, इस कल्चर का है तो इसमें डेवलपमेंट नहीं होती। डेवलपमेंट हर कल्चर पे होती है बच्चे। ठीक है,
है ना, किसी भी प्रकार के कहीं भी आप रह रहे हो, किसी भी कल्चर में आप रह रहे हो, किसी भी जाति में आप रह रहे हो, हर बच्चे का विकास होता है, हर बच्चे की डेवलपमेंट होती है, आपको ध्यान रखना। बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, दैट इज़ 1। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन थ्योरी जिसमें तो हम आरोपण सिद्धांत कहते हैं। आरोपण सिद्धांत कि आपकी किसी भी चीज़ का जो होना है, कोई भी एक्टिविटी आप करते हो तो उसका जो आरोपण है, उसका जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किस चीज़ को आप देते हो, उसको बोलते हैं आपका एट्रीब्यूशन थ्योरी। ठीक है, तो ये मोटिवेशन में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू रिजल्ट इज परसिस्टेंट एफर्ट एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मतलब कि प्रेरणा के एट्रीब्यूशन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके निरंतर प्रयास और बेहतर प्रदर्शन की संभावना होती है। मतलब कौन से बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं इस एट्रीब्यूशन थ्योरी के अंदर, इसको हम आरोपण सिद्धांत भी कह सकते हैं। एन इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस एंड एक्सटर्नल, सफलता के लिए एक आंतरिक गुण और एक बाहरी गुण। एन एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन फॉर द सक्सेस एंड इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर द फेलियर। इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर द फेलियर एज वेल एज सक्सेस। जैसे देखो एट्रीब्यूशन थ्योरी ये कहता है कि आप किसी भी चीज़ का जो एट्रीब्यूशन है, मतलब कि योगदान कह सकते हो या आरोपण कह सकते हो, आप अपने आप को देते हो, चाहे वो आप फेल हो जाओ चाहे वो आप पास हो जाओ। एट्रीब्यूशन थ्योरी में ये कहा जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपने देखा होगा, अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे ना तो कहेंगे भाई मेरी वजह से परफॉर्मेंस अच्छी हुई, यानी कि इसका जिम्मेदार मैं हूँ। और मान लो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, फेल हो गए, तो कहते हैं भाई आपकी वजह से ऐसा हुआ है। ये व्यक्ति वो होते हैं जो दूसरों को आरोपण ज़्यादा करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, है ना। बट जो बच्चे इंट्रिंसिकली एट्रीब्यूशनल होते हैं, मतलब अपने आप को जिम्मेदार ज़्यादा मानते हैं, वो फेलियर को भी एक्सेप्ट करते हैं। और वो क्या है, अगर वो पास हो जाते हैं, सीख जाते हैं, या उनको लगता है कि अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो भी मेरी वजह से। अगर आप ये कहते हो कि मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ ऑल बिकॉज ऑफ इट हैपन बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से ऐसा हुआ है। और अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हो, क्योंकि आप फिर भी आप ये कहते हो कि हाँ मेरी में कोई कमी होगी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो जहाँ पर हम अपने हर चीज़ को खुद को वैल्यू माने, चाहे फेलियर हो चाहे सक्सेस हो, उसी को हम बोलते हैं। और यही बच्चे क्या होते हैं, फिर अच्छे सफल होते हैं, प्रयास करते हैं और प्रदर्शन को अपने को जिम्मेदार मानते हैं। बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों आपका, दैट इज, ठीक है, इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन हमको पता है जहाँ पर बच्चे चाइल्ड सेंट्रिक रूप से सीखते हैं, जहाँ बच्चे एक्टिव सीखते हैं, जहाँ बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग करने का मौका दिया जाता है, जहाँ बच्चे खुद इन्वॉल्व होते हैं काम को करने के लिए, खुद काम को इनिशिएट करते हैं, क्यूरियोसिटी डेवलप करते हैं सीखने के लिए, क्वेश्चनिंग करते हैं, इंक्वायरी करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो सब कुछ प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है, जहाँ पर बच्चों को खुलकर अपनी बात को कहने का मौका दिया जाता है या अपने अनुसार सीखने का मौका दिया जाता है, तो उसको प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं। और ये कहना कहीं चाइल्ड सेंट्रिक बेस पर ही होता है, तो चाइल्ड सेंटर्ड जैसा ही है ये, जहाँ पर बच्चे को क्या दी जाती है, वैल्यू दी जाती है। और इस एजुकेशन को सपोर्ट किया था, आपको बता दूँ, जॉन ड्वी ने, नाम सुना होगा आप लोगों ने, जॉन डीवी बोल देते हैं इसको हम। तो जॉन ड्वी ने इसको सपोर्ट किया था बच्चों, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि भाई बच्चे को खुद करने का मौका मिलना चाहिए, खुद बच्चा खुद प्रैक्टिकल नॉलेज ले, खुद लर्निंग बाय डूइंग करे, खुद करके सीखे। और सीखना मतलब एक ऐसी प्रक्रिया हो जहाँ बच्चा इन्वॉल्व भी हो दूसरे के साथ, है ना, इंगेज हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, खुद से मोटिवेट होकर सीखे। तो ऐसा एनवायरनमेंट हमारे को बच्चे को दो, ताकि बच्चे को खुद को इन्वॉल्व करने का मौका मिले। तो उसमें क्या है, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग द बेस्ट वे फॉर द मेजरमेंट स्टूडेंट। ऐसा तो नहीं है कि स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग हम करें बच्चे का। स्टूडेंट शुड बी पैसिव तो हो ही नहीं सकते। जब प्रोग्रेसिव क्लासरूम होगी तो बच्चा एक्टिव होगा, तो पैसिव तो हो ही नहीं सकता। निष्क्रिय हमेशा बच्चों नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। तो अगर मैं नेगेटिव क्वेश्चन में बोलूँ, अगर मैं पॉजिटिव आंसर आपके पास है, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन आपके पास है, तो उसमें क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप पैसिव को हमेशा क्या करोगे, निकाल दोगे, क्योंकि ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता किसके अंदर, जब क्वेश्चन आपके सामने क्या हो, पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव क्वेश्चन है तो देखिए ये आंसर तो नहीं होगा, पैसिव तो हमेशा नेगेटिव रहता है। लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क, कैसा काम आप करते हो उस पर। और करिकुलम शुड बी प्री डिटरमाइंड एंड यूनिवर्सल, मतलब सार्वभौमिक होना चाहिए और पूर्व निर्धारित होना चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चों। तो आंसर यहाँ पे क्या हो कि काम जो है बच्चे करे और काम के अंदर ऑथेंटिसिटी हो, यानी कि सही तरीके से बच्चा क्या करे, काम को सीखे, है ना, काम को प्रमाणित करके करे, जो भी काम कर रहा है अच्छे तरीके से करे, और उस काम से जो उसने काम किया है उस काम से कुछ ना कुछ सीखे बच्चा। तो ऐसा होना था है प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंदर। तो बेस्ट यहाँ पर आंसर क्या होगा बच्चा हमारा, दैट इज आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नंबर 7 हो गया हमारा। 8वां क्वेश्चन है, रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तीनों जो हैं याद रखना एक कॉग्निटिव प्रोसेस में आ जाते हैं, या एक एलिमेंट है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, संज्ञानात्मक प्रक्रिया या संज्ञानात्मक जो हमारे एबिलिटीज़ होती हैं, उसमें तीन जो कॉग्निटिव प्रोसेस में बच्चे होते हैं वो रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग में तो होता है कि बच्चा जज कर पाता है कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। थिंकिंग कर पाते हैं, सोच पाते हैं, एब्स्ट्रैक्टली सोच पाते हैं, क्रिटिकली सोच पाते हैं, रैशनल तरीके से सोच पाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो कहते हैं प्रॉब्लम को क्या करते हैं, अपने बेस पर सॉल्व करते हैं। तो ये तीनों चीज़ को करने में हमारा मेंटल जो एबिलिटी होती है उसका यूज किया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है तीनों किसके पार्ट होंगे, इट्स ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो सेकंड इज द बेस्ट आंसर, है ना। सोशल की बात होता है जहाँ पे कोऑपरेशन होता, इंटरेक्शन होता है ना। मोरल की बात होता है तो वहाँ पे वैल्यूज़ की बात की जाती है। मोटर की बात होती है तो यहाँ पर मूवमेंट्स जो होते हैं, बॉडी के फिजिकल मूवमेंट्स होते हैं उनकी बात की जाती है। बट यहाँ पे ब्रेन की बात की जा रही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों हमारा, डेट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी जो हमारे ब्रेन से जो भी हम काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सोचते हैं, या थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं, या हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अभी कह सकते हैं, सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अंदर आ जाता है। तो ये तीनों किसके पार्ट है हमारे, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सेकंड इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। लेवाइगोस्की proposed that dash is important for self regulation। देखो सेल्फ रेगुलेशन लर्निंग आपको पता ही है कि ये सेल्फ रेगुलेशन जो स्पीच है वो वाइगोस्की ने दिया था, और उन्होंने 3 प्रकार के स्पीच दिया था, आपको पता ही है। एक पहला जो स्पीच होती है वो होती है सोशल स्पीच, पहले बच्चे में सोशल स्पीच आती है। तो बच्चा क्या है अपने आप से, मतलब सोशल स्पीच में क्या होता है, बच्चा जो होता है सोसाइटी से सीखता है, सोसाइटी का इमिटेशन करता है ना। सोसाइटी है उसको क्या करता है, इमिटेट करता है, इमिटेशन से सीख रहा है ना। सेकंड जो आती है वो आती है जिसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच जिसमें बच्चा जो है इस प्राइवेट स्पीच में बच्चा क्या करता है, जो वाइगोस्की ने, पियाजे ने इसको इनर क्या बोलते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा था, उसी को प्राइवेट स्पीच कहा था। और इन्होंने कहा था प्राइवेट स्पीच में बच्चा अपने आप को एक्सप्लोर करता है या एक्शंस को गाइड करता है ना, या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोलता है, उसी को प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, है ना। यानी कि बच्चा जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोलता है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बच्चा बोल रहा है, और बच्चा या किसी टास्क को क्या करता है, गाइड करने के लिए बोलता है ना, और या किसी काम को रेगुलेट करने के लिए बोलता है कि काम में कैसे करूँगा उसको रेगुलेट करने के लिए बोलता है। तो ये ऑब्वियसली बात है कि सेल्फ रेगुलेट स्पीच जो होती है वो प्राइवेट स्पीच से कनेक्टेड है। अब जब बोलता है बच्चा उसको प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। जब अब बच्चे की कुछ बातें होती है वो मन में रह जाती है, अंदर अंदर रहता है, बच्चा एक्सप्लेन नहीं करता, उसको बोलते हैं इनर स्पीच। इनर स्पीच में भी बच्चा क्या करता है, सेल्फ अपने मतलब कॉन्सेप्ट को, मतलब एक्शंस को, इसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, गाइड करता है, रेगुलेट करता है। बट यहाँ पर क्या है, स्पीच के साथ, साउंड के साथ करता है, इसमें बच्चा बोलता है। इसमें क्या है, बच्चा इनर स्पीच, इसमें साइलेंट तरीके से बोलता है, यानी कि मन ही मन बात कर रहा है। जैसे मन ही मन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि मुझे काम को कैसे करना है, कैसे सॉल्व करूँगा, ऐसे करूँ कि ऐसे करूँ, तो मन ही मन सॉल्व करता है बच्चों। इसमें भी बच्चा क्या कर रहा है, प्राइवेट स्पीच, सेल्फ सेंट्रिक स्पीच का यूज कर रहा है। दोनों में यूज कर रहा है, बट यहाँ पर बोलकर, यहाँ पर बिना बोले। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, साउंड नहीं होता, यहाँ पर साउंड होता है। 3 स्पीच दिए थे, तो ऑब्वियसली बात है इनर स्पीच, सेल्फ स्पीच की बात कर रहा है, या तो आंसर होना चाहिए था प्राइवेट स्पीच। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम किसके लिए जाएंगे, इनर स्पीच के लिए जाएंगे। इसमें बच्चा सेल्फ रेगुलेट ही करता है, इसमें भी बच्चा स्पीच को सेल्फ रेगुलेट अपने हिसाब से बोलता है, या अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बोलता है उसको हम इनर स्पीच बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये प्राइवेट स्पीच होता तो वो आंसर होता। हम दोनों ऑप्शन में तो नहीं आएगा बच्चों की, दोनों बात तो एक ही है, बट इसमें क्या है, बच्चा बोल रहा है, इसमें क्या है, इसमें इनर स्पीच में बच्चा अपने अंदर बातें रख रहा है। तो ऑलमोस्ट दोनों एक मिनट, तो इसलिए आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, इनर। ठीक है, साइलेंट स्पीच भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा मन ही मन बच्चा कुछ करता है या प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्शन है कि इन लॉरेंस कॉलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, children move from understanding theory, children move from understanding consequence of act of to determines whether they are good or bad, understand that rules and laws are flexible and can be changed। ये होता है वो कॉलबर्ग ने कही थी कि बच्चे जो होते हैं ना एज के साथ साथ जब बढ़ते हैं ना, तो उनके जो मॉरल्स जो जजमेंट्स होते हैं वो चेंज होने लग जाते हैं, और वो सही गलत का ज्ञान जो होता है बोलने लग जाते हैं। उनको पता है कि जो रूल्स बनते हैं, कुछ कभी कभार बच्चा रूल्स को अपने अकॉर्डिंग रखता है कि उसको लगता है कि यार रूल्स जो होते हैं बनाए जाते हैं उन्हें मानना चाहिए हमें। पर जब इसकी एज बढ़ती है ना, तो रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आने लग जाती है। उसको पता है भाई रूल्स जो होते हैं ना बनते तो हैं, बट इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। अगर हमें किसी के राइट्स के बारे में बात करनी हो, या किसी का इससे नुकसान हो रहा हो, तो हम रूल्स में कुछ ना कुछ चेंज भी कर सकते हैं। ये बात कहेंगे काफ़ी हद तक ठीक है।
लॉरेंस कोलबर्ग आर्ग्यूड दैट लोअर डेवलपमेंट इज ओकर्स प्रोग्रेसिवली स्टेजेस, जैसे उन्होंने कहा भी था कि स्टेज बनने के साथ साथ मॉरल जो जजमेंट होती है चेंज होती है, स्टेज 1 में कुछ और होगी, स्टेज 2 में कुछ और होगी। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, और ये स्टेटमेंट इसको, ये जो स्टेटमेंट है, रीजन जो है वो इसको क्या कर रहा है, बिल्कुल से अच्छे से डिफाइन भी कर रहा है। बेस्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बच्चों आपका, डेट इज फर्स्ट, है ना। बोथ ए आर आर राइट है और आर इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ, क्योंकि ऐसा स्टेज में होता है कि बच्चे की जो थिंकिंग होती है मॉरलिटी को लेकर वो क्या होती है, बदलती रहती है। ऐसा प्याजे का भी मानना था जिन्होंने मॉडल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, और ऐसा कोलबर्ग का भी मानना था, बट कोलबर्ग ने थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको बताया है, एक्सपेरिमेंट के साथ बताया है। इवन उन्होंने बच्चे भी यूज किए थे, डिफरेंट डिफरेंट एज के बच्चे थे जिन पर उन्होंने क्वेश्चंस पुट किए थे, और उन्होंने देखा था कि भाई हर एज का बच्चा अलग प्रकार के मॉरल रीजनिंग दिखाता है बच्चों। ऐसा उनके मतलब यू कैन से कि उनकी एज का बड़ा वैल्यू है उनके मॉरल डिसीजन, ठीक है, तो ऐसा मानते थे। हालांकि इस सिद्धांत को क्रिटिसाइज़ किया था गिलिगन ने, कैरोल गिलिगन, जिन्होंने कहा था कि भाई आपने जेंडर रूल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस माना है, जेंडर को मतलब जेंडर बायस हो आप, क्योंकि आपने केवल मेल को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। ये बात सही है, काफ़ी तक उन्होंने मेल सैंपल ही यूज किया, बट फीमेल का जो जजमेंट होता है वो अलग प्रकार का होता है। उनके जजमेंट में केयरिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा तरीके से अटैच होते चीज़ों को लेकर, वस्तु को लेकर, व्यक्ति को लेकर, है ना। तो गिलिगन इनकी थ्योरी के आलोचक थे, अब बता दूँ मैं यहाँ पर, बट इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों। अगला है, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैच ऑफ इंटेलिजेंस एंड एसोसिएट विद करेक्टिव, मतलब कौन सी 8 इंटेलिजेंस उन्होंने दी थी, बताया आपको 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी थी, ठीक है, 8 टाइप्स दिए थे। उन्होंने बोला 8 टाइप्स में कौन सा मैच्ड है। इंट्रापर्सनल मतलब कि स्वयं से बातें करना, स्वयं के मतलब स्वयं में चेंज लाना को बोलते हैं इंट्रापर्सनल। स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेट टू अदर्स, तो अदर्स बोला हुआ है तो मैच तो नहीं कर रहा। इंटर में क्या होता है, दूसरों को समझना, इंट्रा में क्या होता है, खुद को समझना, ठीक है। जैसे डॉक्टर वगैरह होते हैं वो इंटर में आ जाते हैं, फिलोसफर जो होते हैं वो इंट्रा में आ जाते हैं। इंट्रा मतलब स्वयं के अनुसार काम करना, इंटर मतलब दूसरों को देखकर दूसरों में चेंज लेके आना, ठीक है, ये तो नहीं होगा। लॉजिकल मैथमेटिकल है, स्किल ऑफ डांस एंड डांस तो आपको पता है फिजिकल में आ जाता है, बट ये मैथमेटिक की बात की जा रही है तो सही मैच नहीं है। म्यूजिक परफॉर्मेंस एंड कंपोजिशन स्किल्स, हाँ परफॉर्म कैसे करते हो, कैसे म्यूजिक कंपोज करते हो, तो ये हो सकता है। स्पेशल का मतलब होता है स्किल ऑफ अप्रिशिएटिंग नेचर, नेचर की बात तो प्रकृति नेचरिस्टिक में होती है। स्पेशल में तो आपको वो होता है जैसे नहीं, जिसमें 3D इमेजेस के बारे में नॉलेज होती है, शेप्स की जानकारी होती है, इसको हम स्थानीय ज्ञान बेसिकली हम कह सकते हैं, करेक्शंस की नॉलेज होती है, तो ये भी मैच नहीं है। बेस्ट मैच हमारा कौन सा है कि म्यूजिक परफॉर्मेंस होती है और कॉम्पोजिशन मतलब म्यूजिक कंपोज किया जाता है, बनाया जाता है, एक शरीर करेक्टली मैच्ड है। आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिंपल आंसर था इसका, थर्ड इज द राइट आंसर। आप इसके 8 टाइप्स ऑफ पढ़ेंगे बच्चों, 8 टाइप्स ही होती है, ठीक है। एक बार मैं सर नीचे आपको बता देता हूँ कौन कौन सी उन्होंने 8 टाइप्स कौन कौन से बताए थे। पहला होता है जिसको बोलते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक, बॉडी काइनेस्थेटिक, जिसमें बच्चे फिजिकल मूवमेंट्स वगैरह करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं आपका म्यूजिकल, बच्चे की संगीत की नॉलेज होती है, इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं। तीसरी उन्होंने बुद्धि के टाइप्स दिए थे जिसको बोलते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल, जहाँ बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लॉजिक्स लगाता है मैथमेटिकल की। चौथा है आपका जिसको बोलते हैं हम लोग म्यूजिकल, हो गया, बॉडी हो गया। इसके अलावा एक होता है वर्बल लिंग्विस्टिक, बोलने की एबिलिटी, बच्चा वर्ड्स का या मीनिंग मेकिंग में अच्छे होते हैं। वर्बल क्या कहते हैं इसको हम, लिंग्विस्टिक एबिलिटी, भाषाई योग्यता बोलते हैं। एक होता है स्पेशल, जिसमें दिशाओं का ज्ञान होता है ना, डायरेक्शन की नॉलेज, इमेज की नॉलेज, स्पेशल बोलते हैं इसको हम स्थानीय समस्या भी, स्थानीय ज्ञान भी कह सकते हैं। छठा होता है इंटरपर्सनल, दूसरी की नॉलेज होती है, इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स। और एक होता है सातवां इंट्रापर्सनल, इंट्रा मतलब होता है जब बच्चा अपने अनुसार काम करता है, खुद की जो समझ होती है। यौगिक 2 3 4 5 6 7 और 8वां होता है नेचुरलिस्टिक, प्राकृतिक बुद्धि, जिसमें बच्चों की नेचर का ज्ञान होता है, तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इसको हम कहते हैं। 8 प्रकार के टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। इसने यहाँ पे जिसलिए करेक्टली मैच हमारा कौन सा है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग, लर्निंग के बारे में कौन सा सही नहीं है। लर्निंग डिपेंड्स इन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, बिल्कुल सही कि लर्निंग कैसी होगी उसके प्रीवियस नॉलेज को हेल्प करती है, किन नॉलेज के आधार पर होती है।
लर्निंग इम्प्लाइज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पायर कॉन्सेप्ट स्कीमा, मतलब पिछले आपने क्या योजना बनाई है उसके आधार पर होती है सकती है। ये भी सही है बात है। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय द सोशल एक्शन, ये भी होता है कि सामाजिक क्रिया से चीज़ें। लर्निंग इज अ प्रोडक्ट रादर देन प्रोसेस, गलत है। लर्निंग इज अ प्रोसेस, कैसे आपको हमको हम सीख रहे हो वो भी होता है, तो प्रोसेस भी और प्रोडक्ट भी है, बट ये नहीं कह सकते केवल प्रोडक्ट होता है। लर्निंग इज अ प्रोसेस कि कैसे काम को आप कर रहे हो, है ना, कैसे आप कोई चीज़ सीख रहे हो। तो यहाँ पर ये गलत लग रहा है बच्चों, यहाँ पे नॉट बोला है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा बच्चों हमारा, डेट इज 4 कि प्रोसेस ही है लर्निंग, प्रोडक्ट ही नहीं है। प्रोडक्ट भी हम कह सकते हैं, आपने जो क्या सीख लिया वो प्रोडक्ट होता है, क्या आउटकम निकाला वो प्रोडक्ट होता है, बट उस काम कब से आपने सीखा है, प्रोसेस कैसा लगाया है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लर्निंग दोनों है, प्रोसेस भी और प्रोडक्ट भी है। तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ कि लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रादर देन द प्रोसेस, तो कि केवल क्या है, ये केवल प्रक्रिया की बजाय क्या है, ये उत्पाद है, नहीं उल्टा होता है बच्चों। प्रोसेस हो सकता है, इनफैक्ट प्रोडक्ट भी हो सकता है, बट प्रोसेस पहले माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आपका। तो डी आपका क्या है यहाँ पर, गलत है, इसलिए इसमें आंसर क्या होगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज पोस्टिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग को कब अच्छा बढ़ा सकते हो, जब आप डाइवर्जेंटली आप क्या करो, सोल्यूशन निकालो। उसके बाद डाइवर्जेंट थिंकिंग हमेशा प्रमोट करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रमोट करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग को, क्योंकि आप डाइवर्जेंट थिंकिंग करोगे तो आप मल्टीपल सोल्यूशन निकाल पाओगे। आपको ये हेल्प करती है प्रॉब्लम को क्या करने में, सॉल्व करने में, यानी कि समस्या का समाधान करने में आपकी क्या, ठीक है। फंक्शनल फिक्सेशन होता है माइंड में कोई चीज़ कॉन्सेप्ट सेट कर लेना। पैसिव इमिटेशन होता है कि बाद में करना, रिस्पॉन्स सेट की सेट रिस्पॉन्ड कर रखा है, तो भिन्न सोच बोल सकते हैं आंसर। तो फर्स्ट आंसर इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन था, और डाइवर्जेंट थिंकिंग केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी काम नहीं आती, ये आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग में भी काम आती है। जब थिंकिंग क्रिएटिवली करते हैं हम लोग, क्रिएटिव थिंकिंग में भी जो है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग काम आती है। और इवन क्रिटिकल थिंकिंग, जब हम कोई आलोचना देते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, तो उसमें भी डाइवर्जेंट थिंकिंग काम आती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग हमारी ऐसी एबिलिटी है जो हर तरीके से हमारी हेल्प करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, सोचने में, करने में, या क्रिटिकली कोई चीज़ समझने और सीखने। आंसर यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्जेंट। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, एट व्हाट स्टेज एंड आर चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ऑन बेनिफिट्स इन डूइंग समथिंग। बेनिफिट्स की बात करते हैं, फर्स्ट में आपको पता है कि पनिशमेंट की बात की जाती है, सेकंड में डिज़ायर्स की बात की जाती है ना, थर्ड में गुड बॉय के अप्रूवल की बात की जाती है। एट फर्स्ट स्टेज इन द फर्स्ट लेवल, एट द सेकंड स्टेज द फर्स्ट लेवल। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, स्टेज और लेवल दोनों की बात यहाँ पे की गई है, इसलिए याद रखना फर्स्ट स्टेज होता है पनिशमेंट का, और सेकंड जो स्टेज होता है वो डिजायर का होता है, जहाँ पे बच्चा अपनी इच्छाएं जागृत करता है। और ये दोनों जो हैं, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, दोनों ही लेवल 1 में आ जाते हैं। लेवल किस में आ जाते हैं, 1 में आ जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, स्टेज सेकंड और लेवल फर्स्ट, ठीक है। स्टेज सेकंड और लेवल सेकंड तो हो ही नहीं सकता। थर्ड स्टेज तो हमारा गुड बॉय की होती है, याद रखना। थर्ड स्टेज उन्होंने देखी गुड बॉय बैड बॉय वाली, है ना। और फिफ्थ स्टेज जो थी थर्ड लेवल की, ये था हमारा इंडिविजुअल राइट्स या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला लेवल था। तो आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों हमारा, डेट इज सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। कि यहाँ पे डिजायर्स की बात की जाए और सेल्फ सेंटर्ड की बात की जा रही है, तो बच्चा छोटा होता है तो फर्स्ट सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप डिमांड्स, मतलब डिसएडवांटेज ग्रुप के लर्नर्स हैं उनको हमें शामिल करना है, तो हम कैसे करेंगे। डिसएडवांटेज ग्रुप वो बच्चे होते हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिली होती हैं, जिनको किसी ना किसी वजह से फिजिकली, मेंटली, सोशली स्कूल में, एनवायरनमेंट में अच्छा प्लेस नहीं मिल पाता, ठीक है, उसको हम डिसएडवांटेज बोलते हैं। इसमें डिसेबल भी आ सकते हैं, इसमें गिफ्टेड भी आ सकते हैं, इसमें जो कास्ट या जो सोशो इकोनॉमिकल वीक स्टूडेंट हैं, लर्नर्स हैं, वो भी आ सकते हैं, है ना। तो आप एज ए इंक्लूसिव स्कूल में आप इनको क्या करोगे, अवेयरनेस एंड सेंसिटाइज टुवर्ड डाइवर्स ट्रेडिशन, यही आंसर होना चाहिए बच्चों, कि आप उनको विविध परंपराओं के प्रति जागरूक करोगे, कि हम, अब इसी बात है कि हमें वी आर सेंसिटिव टुवर्ड्स है, अनसंवेदनशील रहोगे, यानी कि हम सभी प्रकार के जो बच्चे हैं जो आते हैं, जो सोशल इकोनॉमिकली वीक हैं, जो डिसएडवांटेज हैं, या अलग प्रकार के नीड्स वाले बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को हमें क्या करना है, अच्छे से सिखाना भी है और उनके प्रति संवेदनशील रहना है, कि उनको किसी प्रकार का दुख या दर्द, एक तरह से नेगेटिव जो आउटलुक है हमें नहीं बनानी इन बच्चों के लिए। आंसर इसका फर्स्ट होना चाहिए। पहचान आधारित रूढ़िबद्धता होनी चाहिए, स्टीरियोटाइपिकल होना चाहिए, तो गलत है बच्चों। समाज संबंधों के आधार पर कक्षा में अलग करना, अलगाव बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन कभी भी अलगाव की बात तो करता ही नहीं है। अवश्य विद्यार्थी को सम्मान क्षमता समूह बनाना, मतलब समान क्षमता का समूह बनाना, बिल्कुल गलत है। एक जैसा समूह नहीं बनाना हमें,
देखो समूह दो प्रकार के होते हैं, याद रखना में। एक होता है समरूपी समूह। समरूपी का मतलब होता है एक ही तरीके जो बच्चे होते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं होमोजीनियस, होमो। और एक होता है जिसको बोलते हैं विषमरूपी समूह। समरूपी समूह को बोलते हैं हेट्रोजीनियस, हेट्रो। अब ऐसा याद रखना, विषमरूपी समूह बनाने हैं जहाँ पे अलग प्रकार की योग्यता वाले बच्चे हैं, ये समूह बनाना है। और समरूपी समूह मत बनाना, क्योंकि एक ही तरह के बच्चे होंगे तो वो एक दूसरे नहीं सीख पाएंगे, बट विषमरूपी रखेंगे तो एक दूसरे को क्या कर पाएंगे, सिखा पाएंगे। आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों हमारा 4। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लास। फीडबैक जो बच्चे को देते हैं या लेते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है। इट गिव्स ओनली इन द एंड, नहीं एंड में नहीं देना चाहिए, गलत है। इट इज़ ब्रॉडर एंड जेनरिक, सामान्य होता है लेकिन फैला होता है, ऐसा भी नहीं है। इट इज़ फोकस ऑन ओनली आउटकम्स, केवल आउटकम पे फोकस होता है, बिल्कुल गलत है। हाँ, टाइमली लिया जाए, टाइम से लिया जाए और स्पेसिफिक लिया जाए, मतलब किस एरिया में ले रहे हो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चा हमारा, दैट इज 4। इट इज टाइमली एंड स्पेसिफिक, सीधा सा आंसर है इसका। प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, पहली बात तो प्रॉक्सिमल डिस्टल होता क्या आपको बता दूं मैं। एक होता है सिफेलोकोडल, आपने सुना होगा। सिफेलोकोडल होता है सर से लेकर पैर की ओर, जब सर से पैर की ओर बढ़ते हैं उसे हम सिफेलोकोडल कहते हैं। और प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है जब आप बच्चा जो होता है मिडल से लेकर आउटर पार्ट्स की ओर डेवलप हो रहा है, यानी सेंटर से पेरीफेरी की ओर डेवलप हो रहा है, उसे हम बोलते हैं ना। तो ऑब्वियसली बात है सेंटर से पेरीफेरी की बात की जा रही है। लाइम कंटिन्यूज टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स, हैंड से एंड फिट्स, है ना। हाथ पैरों की तुलना में जब अंग तेजी से बढ़ रहे हो, अंग मतलब कि हमारे जो ये पार्ट्स होते हैं, है ना। विकास जो है प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, हेड टू टो सिफेलोकोडल होता है तो गलत है ये। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ऑकर्स रैपिडली एट द सेंसिटिव, लैंग्वेज की बात तो इसमें की नहीं जाती। फिजिकली डेवलपमेंट ऑकर्स रैपिडली विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल क्या है कि ठीक ठोस मोटर कौशल के विकास के साथ साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है ना, ये भी हो सकता है इसका आंसर। बट इसका जो बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, हाथ पैरों की तुलना में अंग तेजी से बढ़ते हैं। हाथ पैर की तुलना में अंग, अंग जो होते हैं बॉडी के इंटरनल पार्ट्स है, बट ठीक जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट कॉर्स रैपिडली व्हेन विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर, फाइन मोटर डेवलप पहले होता है, भी गलत है। तो इसका बेस्ट आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए फर्स्ट, क्योंकि मिडल पार्ट्स की बात करें, अंग मतलब कि मिडल पार्ट्स डेवलप होते हैं पहले, फिर बाद में हाथ पैर जो हमारे होते हैं हाथ डेवलप होते हैं, यानी कि फिर हाथ बाद में होगा, मिडल पार्ट हमारा अंग जो होंगे पहले होंगे। तो ये प्रॉक्सिमल डिस्टल की बात की जा रही है, इनर से आउटर या नियर टू फार कह सकते हैं। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए आपका दैट इज फर्स्ट। हालांकि घुमाया हुआ क्वेश्चन था बट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों आपका फर्स्ट, क्योंकि बाकी आंसर इसके क्या है, गलत है। स्कूल करिकुलम शुड गिव रिस्पॉन्सिबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर्स कल्चर नॉलेज, बिल्कुल सही है कि स्कूल को बच्चों के कल्चर के बारे में नॉलेज मिलनी चाहिए। सपोर्टिव स्टूडेंट टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटी आइडेंटिफाइज फैसिलिटेट लर्निंग, बिल्कुल सही है कि संस्कृत ज्ञान होगी तो वो उनके लर्निंग को क्या करेगी, हेल्प करेगी। कल्चर का ज्ञान बच्चों को सीखने के लिए हमेशा क्या करता है, अच्छे से प्रमोट करता है ना। तो इसलिए इसका बेस्ट आंसर क्या है, ए कि दोनों ही सही हैं, और ए आर जो है इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन। इसमें याद रखना बच्चों, ये स्टेटमेंट आपको पहले पढ़नी है और ये देखना कि ये वाली बात क्या इसमें की गई है। अगर वो की गई होगी तो सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर सही है तो दोनों सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। अगर सही नहीं है, अगर सही है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहे तो वो भी आपको देख लेना है कि स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा, ठीक है। इसलिए इसका बेस्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए बच्चों आपका, डेट इज फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी करेक्टराइज एज ए फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये आपको पता ही है, फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है जो बच्चों को मतलब किसी टास्क के बीच में लिया जाए या किसी प्रोसेस के बीच में जो टेस्ट लिया जाता है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। एन असेसमेंट गिव्स एट द बिगिनिंग एन न्यू कॉन्सेप्ट, उसने पूछा कौन सा नहीं है, नॉट। तो बिगिनिंग में होता है ऑन गोइंग फीडबैक एंड स्टूडेंट, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम बिगिनिंग में लेते हैं और फीडबैक चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। असेसमेंट टास्क दैट हेल्प द कंपैरिजन स्टूडेंट एज पर स्टैंडर्डाइज, नहीं स्टैंडर्डाइजेशन तो इसमें वैसे भी नहीं करते हम लोग, तो इसका आंसर तो मेरे ख्याल से सेकंड ही होना चाहिए, वैसे थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड है एन असेसमेंट यूज टू आइडेंटिफाई मिसकॉन्सेप्ट इन द स्टूडेंट, मिसकॉन्सेप्ट को वो भी करता है, बिल्कुल ठीक आंसर है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये आपका पहला था, बिगिनिंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स डिटरमाइंड स्टूडेंट प्रायर नॉलेज के बिहार पे होता है, ये बात भी सही, तो ये भी सही है, ये भी सही है। और थर्ड जो है, ये तो टाइपिंग गड़बड़ हो गई, थर्ड है हमारा और ये हमारा फोर्थ। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है, क्योंकि कंपैरिजन हम बिल्कुल नहीं करते इसके अंदर स्टूडेंट्स का, और स्टैंडर्डाइज सेटिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। बट हाँ असेसमेंट मिसकॉन्सेप्ट्स को देखता है कि बच्चे की कहाँ पर गलती हुई है, ये भी हम देख सकते हैं। पहला दूसरा चौथा तो सही है बट तीसरा गलत है, उसने नोट पूछा तो आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेस्ट आपका थर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आपको पता ही है कि हमारे रीडिंग से होता है,
जहाँ बच्चा कोई भी चीज़ पढ़ नहीं पाता, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वीडियो में देखना, इसके बारे में मैंने समझाया हुआ है आपको, पूरे सारे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ बताए थे मैंने आप लोगों को, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। डिफिकल्टी इन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स नहीं होता, फोनोलॉजिकल साउंड्स या साउंड में दिक्कत होती है, फिजिकल कोऑर्डिनेशन में, फिजिकल कोऑर्डिनेशन तो हमारा डिस्प्रेक्सिया होता है, स्पेशल नॉलेज भी नहीं होती है, फेयरनेस भी नहीं होती। आंसर यहाँ पे क्या होगा, फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, यानी कि उसको जो लेटर्स जो होते हैं उनके साउंड्स में हमेशा दिक्कत होती है, बी को समझ लेना, रिवर्स लेटर कर देना। तो आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, that is second is the right answer. Next देखते हैं, which of the following type of questions can help assess a student ability to evaluate information critically? Critical thinking मतलब कि critically जो है, इनमें से किस प्रश्न का किसी छात्र की जानकारी को आलोचनात्मक रूप से मूल्यांकन करने वाले, तो क्या जहाँ पर बच्चा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरीके से सोच पाए या स्पेसिफिक तरीके से कोई चीज़ सोच पाए। क्वेश्चन दैट आस्क फॉर ए सिंपल डेफिनेशन वाला क्वेश्चन थोड़ा ना क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे, गलत। क्वेश्चन दैट आस्क द स्टूडेंट्स पर्सनल ओपिनियन, यस, यहाँ पर ठीक है कि बच्चा अपनी राय पूछेंगे तो बच्चा अपनी राय को एक्सप्लेन करेगा, बताएगा कि कैसे कोई चीज़ हुआ है, क्यों हुआ, क्या रीजंस थे, है ना, तो बच्चा क्रिटिकली कोई भी चीज़ को बता पाएगा। क्वेश्चन दैट आस्क द एग्जाम्पल दैट वैलिडिटी द टेक्स्ट के लिए वैलिड हो, ये भी नहीं होगा आंसर। क्वेश्चन दैट आस्क फॉर अ समरी भी नहीं होता, आंसर यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन। जब पर्सनल ओपिनियन बच्चे से लेते हैं, बच्चा अपने बात को रखता है, सारे पॉइंट्स को रखेगा, सही वाले पॉइंट्स को भी रखेगा, नेगेटिव वाले पॉइंट्स को भी रखेगा। तो जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स बच्चा रख रहा है, इसका मतलब ये है कि बच्चा वहाँ पर क्रिटिकली सोच पा रहा है, इसलिए आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों, दैट इज सेकेंड। नेक्स्ट थिंग, इम्पेयरमेंट इज डैश कंडीशंस वाइल डिसेबिलिटी इज अ डैश कंडीशन। देखो इम्पेयरमेंट जो होता है वो, देखो इम्पेयरमेंट का संबंध इसीलिए किससे होता है कि हमारे शरीर की जो अंग होते हैं, सेंसरीज होती है, उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसको इम्पेयरमेंट बोलते हैं। और बाकी जैसे बॉडी के बाकी जैसे चलने फिरने में जो दिक्कत आती है उसको हम बोलते हैं डिसेबिलिटी। तो जो चलने फिरने में, फंक्शनिंग में काम ना कर दे वो डिसेबिलिटी होती है, और जो हमारे सेंसर्स में प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे क्या होते हैं आपके क्या नाम है आपका, इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट जो होती है वो हमेशा बायोलॉजिकल होती है कि पैदा हुआ बच्चा देखा कि देख नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, है ना। और डिसेबिलिटी होती है किसी काम के बाद, जैसे बच्चा अब शुरू में तो ठीक था बट बाद में उस चीज़ में कैपेबल नहीं है तो वो डिसेबल्ड कराया जाता है। डिसेबिलिटी एनवायरमेंटल भी हो सकती है, बट इम्पेयरमेंट जो होता है वो बायोलॉजिकल होती है, बायोलॉजिकल होगी, है ना, शरीर के किसी अंग में हो सकती है। और जो डिसेबिलिटी होती है वो हमारे बॉडी के पार्ट्स में, जो अदर पार्ट्स जैसे चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, उसको डिसेबिलिटी, जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी बोलते हैं, या लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। लर्निंग में भी डिसेबिलिटी हो सकती है कि बच्चा पहले तो ठीक था बट बाद में नहीं पढ़ पा रहा। तो डिसेबिलिटी एनवायरमेंटल भी हो सकती है, बट जो इम्पेयरमेंट होता है वो बायोलॉजिकल होता है। और जो बायोलॉजिकल है वो तो बाय बर्थ है, मतलब बाय बर्थ पैदा होने के साथ ही मिल गई। और जो डिसेबिलिटी होती है वो हमारे काम को करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसी सी बात है, जो इम्पेयरमेंट है वो बायोलॉजिकल होगी, और जो डिसेबिलिटी है वो आपको फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। किस फंक्शनिंग में, फिजिकल फंक्शनिंग में चल नहीं पाओगे, दौड़ नहीं पाओगे, लर्निंग फंक्शनिंग में आप लिख नहीं पाओगे, है ना, समझ नहीं पाओगे, है ना, मेंटल डिसेबिलिटी जैसे बच्चा सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता, तो ये सारी चीज़ें होता है। और बायोलॉजिकल मतलब क्या होता है कि इम्पेयरमेंट होता है, इसमें बायोलॉजिकल में इम्पेयरमेंट में क्या क्या होता है बच्चों, खासकर कौन में हमारी सेंसरी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे HI हो गया, VI हो गया, ये वाली चीज़ें हमारी हो जाती है। तो इसका बेस्ट आंसर ये होना चाहिए। फंक्शनल और बायोलॉजिकल नहीं होता, ऑपरेंट और फिजिकल भी नहीं होता, सोशल साइकोलॉजी नहीं होता। तो आंसर यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, दैट इज फर्स्ट। याद रखिए, इम्पेयरमेंट इज बायोलॉजिकल एंड डिसेबिलिटी इज फंक्शनल। इम्पेयरमेंट जो होता है हमारे सेंस ऑर्गन्स का होता है, और डिसेबिलिटी जो होता है हमारे बॉडी के पार्ट्स और लर्निंग प्रॉब्लम्स में जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम डिसेबिलिटी, ये एनवायरमेंटल भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड, मतलब कौन सा प्रॉब्लम, ये जो कौन से जो अप्लाई करती है, डिफाइन करती है कॉग्निशन और इमोशन के बीच में संबंधों को। सीधी सी बात, कॉग्निशन इमोशन आर टू इंडिपेंडेंट नहीं होते बच्चों। इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटर डिपेंडेंट, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। कॉग्निटिव इन्फ्लुएंस इमोशन बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, गलत। इमोशन इन्फ्लुएंस कॉग्निशन बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, गलत। सीधा आंसर ये है कि एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। याद रखना, इमोशन हमेशा कॉग्निशन को इन्फ्लुएंस करता है और कॉग्निशन हमेशा इमोशन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इंटरडिपेंडेंसी है इनके। तो आंसर क्या है, दोनों आपस में जुड़े हैं। तो बी इज द राइट आंसर। हमेशा संवेग हमारे संज्ञान को प्रभावित करता है और संज्ञान हमेशा हमारे संवेग को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज प्राइमरी क्लास इज फैसिलिटेटेड। तो प्राथमिक क्लास पर अगर आप बच्चों को भाषा सिखा रहे हो तो आप क्या करोगे, फिर व्हेन टीचर यूज कॉन्क्रीट एग्जांपल टू रेफर टू द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ठीक है।
कि कॉन्क्रीट एग्जांपल देगी, कॉन्क्रीट मतलब होता है दिखा के कोई चीज़ सिखाना ना, ऑब्जेक्ट बेस्ड जो हमारी लर्निंग होती है। When teachers stress upon on the enforce the use of formal language, फॉर्मल लैंग्वेज के लिए तो ऐसा तो नहीं कह सकते, वैसे भी हम एनफोर्स नहीं कर सकते कोई भी चीज़ ना, थोप नहीं सकते, ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। When teacher ignore and dismiss the mother tongue, dismiss मदर टंग को तो हमेशा हम प्रायोरिटी देते हैं बच्चों, हमेशा जब भी बच्चा स्कूल में आता है सबसे पहला इंपॉर्टेंस उसकी मातृभाषा को ही दिया जाता है। और अभी भी शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, उसमें हम मदर लैंग्वेज को ही इंपॉर्टेंस ज़्यादा मानते हैं। आपको पता भी होगा ये चीज़ कि NPE 2020 जो अभी आया है, उसने ये बात कही भी है कि एटलीस्ट 5th क्लास तक, 5th क्लास का तो शिक्षा का माध्यम है वो मदर लैंग्वेज ही होगा। कि मदर लैंग्वेज जो होती है वो हमेशा बच्चों को सीखने सिखाने में काम आती है। तो ये तो गलत है, ये तो कह रहा है इग्नोर कर देंगे, है ना। फिर पहले बच्चों को साइन लैंग्वेज से शुरू करेंगे, सिंपल से, फिर हम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट समझाएंगे, तो गलत है, ये भी हो सकता है वैसे। व्हेन टीचर्स बिगेन फ्रॉम साइन एंड सिंबल्स रादर देन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, साइन सिंबल का यूज करें, है ना। एब्स्ट्रैक्ट, बट ये भी सही है बच्चों की कॉन्क्रीट एग्जांपल लेगा जिससे बच्चा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बना पाए, है ना। तो ये सही ज़्यादा लग रहा है बच्चों की, जब शिक्षक मूर्त संकलनों को ठोस उदाहरण लेता है, तो बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, डेट इज फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है बच्चों, इसको हम ये मान। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब इंट्रिंसिकली मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है बच्चों जब बच्चा अंदर से कोई चीज़ करता है, एक सेल्फ डिज़ायर होती है काम को करने की, खुद की इच्छा होती है, खुद का इंटरेस्ट होता है, पर्सनल इंटरेस्ट होता है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन होती है काम को करने की, मतलब लगे अच्छा लगा भाई, आनंद लगा, मुझे काम करने में मज़ा आया। जब कोई भी काम खुद से किया जाए या खुद के पर्सनल मतलब ना एक सेटिस्फैक्शन के लिए कोई काम की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और जब हम रिवॉर्ड इससे के लिए काम करते हैं या प्रेज के लिए काम करते हैं, प्रशंसा के लिए काम करते हैं, तो वो हमारा होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात की जा रही है। तो मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड, रिवॉर्ड की बात एक्सटर्नल में की जाती है। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम पर्सनल एन्जॉयमेंट एंड द टास्क, ये कि हम एन्जॉयमेंट करते हैं, सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं, कॉम्पिटिशन के लिए नहीं होता, पनिशमेंट के लिए नहीं होता। सेकंड इज द राइट आंसर, तो बेस्ट आंसर है सेकंड। जब इंट्रिंसिक की बात हो तो पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, और जब एक्सट्रिंसिक की बात हो, बाहरी की बात हो, तो रिवॉर्ड्स या प्रेज, याद रखिए। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग आपको पता ही है, ये दिया था वाइगोस्की ने कहा था कि भाई बच्चों को सिखाना है हेल्प करके, इसको हम सहारा देना कह सकते हैं हिंदी में, इसको हम पाड़ कह सकते हैं, इसको हम ढांचा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं बच्चों इसको। तो कोई भी हेल्प, ये एक्चुअली होता है बेसिक हेल्प, कोई भी बेसिक हेल्प जो हमें मिलती है टीचर से या किसी भी मतलब मोर नॉलेजेबल अदर से, यानी कि जिसको बोलते हैं MKO, जो भी मोर नॉलेजेबल से हमें जो बेसिक हेल्प मिलती है उसको हम स्कैफोल्डिंग। थिंकिंग अलाउड, लाउडली सोचना, सोचते हैं हम लोग माइंड में, तो ये कहीं ना कहीं काम आ सकती है। प्रोमोट एंड क्रूज तो मेन होते हैं, संकेत और इशारे इसमें तो होते ही हैं। क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, हाफ्स और सोल्यूशन भी हो सकते हैं। रोट रिहर्सल, रट कर सीखना नहीं होता बच्चों वाली, तो चारों ठीक है, चारों स्कैफोल्डिंग्स के लिए काम कर सकते हैं, ई को छोड़कर। तो चारों हैं, यानी कि ABCD होना चाहिए आंसर, तो आंसर इसका यहाँ पे क्या होगा, सीधे सा आंसर। रोट लर्निंग नहीं होती इसके अंदर, रोट लर्निंग को किसी प्रकार की हेल्प ही नहीं होती। रोट लर्निंग बच्चा चीज़ों को रटता है, तो रटना हमेशा हम नेगेटिव ही मानते हैं। बट जोर से सोचना, संकेत देना, प्रश्न पूछना, आधा उनको हल सॉल्व करना, ये सारे स्कैफोल्डिंग्स हैं। इसके अलावा क्लू, इंडिकेशन, है ना, ये सब चीज़ें जो होती है स्कैफोल्डिंग्स में। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ABC, आंसर नंबर थर्ड। 27वां क्वेश्चन है, इन दैट कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्किल्स। यानी कि ग्रॉस पहले लेता है, यानी कि बड़ी मसल्स पहले डेवलप हो रही है, बिग मसल्स पहले डेवलप हो रही है बच्चे में, हमेशा बड़ी मसल्स पहले ही डेवलप होती है, तो इसको हम ग्रॉस कहते हैं। और फिर बच्चा फाइन पे आता है, यानी कि जब हमारी क्या होती है, स्मॉल मसल्स डेवलप। हमेशा याद रखना, बॉडी में हमेशा बिग मसल्स पहले डेवलप होते हैं, बड़ी मांसपेशियों का विकास पहले होता है, और स्मॉल मसल्स जो होते हैं, छोटी मांसपेशियों का विकास जो होता है वो बाद में होता है। तो इसलिए बस सही है। और ये दोनों जो होता है, यानी कि देखो जब हम बॉडी के बड़े मसल्स का यूज कर रहे हैं, है ना, और छोटी के बाद में, तो हाथ का डेवलपमेंट मतलब हाथों के मसल्स पहले मूवमेंट होगी और उंगली की मूवमेंट हमेशा क्या होगी, बाद में होगी। मसल्स ये वाले पहले डेवलप होंगे, उंगली के मसल्स पहले बाद में डेवलप। इसका मतलब क्या है, किसकी बात की जा रही है, यानी कि ये इनर से आउटर की बात की जा रही है, क्योंकि पहले ये वाला पार्ट पहले आएगा, फिर ये वाला पार्ट बाद में आएगा, पास वाला पहले, दूर वाला बाद में। नियर टू फार की बात की जा रही है, और नियर टू फार की बात किस में करते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसी में हमेशा याद रखना, क्रॉस टू
फाइन होता है। और जब टॉप बॉटम की बात की जाए, टॉप बॉटम ऊपर से नीचे, तो हम किसकी बात करते हैं? सिफेलोकोड। तो फिजिकल डेवलपमेंट के आंसर यहाँ पे क्या होगा? प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी कि डी इज दी फोर्थ दी। नेक्स्ट है, एज पर पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विश कॉन्क्रीट ऑपरेशन थिंकिंग फ्रॉम द प्री ऑपरेशन, मतलब प्री ऑपरेशन से अलग करती है कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट की बात की जा रही है यहाँ पर। ठोस परिचालक सोच जो है पूर्व से क्यों अलग है? क्यों अलग है भाई? कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस, सेंसेस तो आपका फर्स्ट स्टेज में होता है, प्री ऑपरेशन स्टेज में होता है, तो ये तो नहीं होगा। डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है। हाइपोथेसिस तो फोर्थ स्टेज में होती है, ये भी नहीं होगा। और ऑब्जेक्ट परमानेंस भी होती है फर्स्ट स्टेज में, ये भी नहीं होगा। तो अब अगर डिसेंट्रलाइजेशन, चीज़ों को बड़ा भागों में बांटना, यानी कि इसको बोलते हैं एबिलिटी ऑफ कंजर्वेशन। और जो कंजर्वेशन हमारी होती है वो थर्ड स्टेज में आती है, और इसी चीज़ की बात की जा रही है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा बच्चों? दैट इज सेकेंड। सीधा सा आंसर है। नेक्स्ट है, after getting out of the game due to the rope getting stuck in her leg while jumping, Aru says that the rope deliberately got her out. Okay, at what stage of Piaget theory of cognitive development do children reason like this? खेल कूद समय पैर रस्सी पे फंसने के कारण आउट होने के बाद आरू का कहना था कि रस्सी ने जानबूझकर उसके पैर को फंसा दिया। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है बच्चे। अब कोई रस्सी कोई निर्जीव चीज़ तो नहीं है जो आपको पकड़ लेगी, है ना। जो निर्जीव चीज़ों को, ये जो चीज़ें जो होती हैं वो हमें कुछ तो ना कर सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जीन पियाजे के विकास के अनुसार ये कौन चरण में है? तो इस वाले एबिलिटी को बोलते हैं हम एनिमिज्म। एनिमिज्म में क्या होता है कि हम ये मान लेते हैं कि निर्जीव वस्तु भी सजीव की तरह बिहेव कर रही है। अब रस्सी तो ऐसा नहीं है, रस्सी तो निर्जीव चीज़ है। इसको बोलते हैं एनिमिस्टिक थिंकिंग। जहाँ बच्चा क्या करता है, नॉन लिविंग को लिविंग समझ लेता है, नॉन लिविंग को क्या समझ लेता है? अंडरस्टैंड एज अ लिविंग। और ये वाली बात जो होती है वो ऑब्वियसली बात है, जब बच्चा 3 साल के आसपास का होता है तब डेवलप होती है। यानी कि कौन से स्टेज में आ जाएगी? आ जाएगी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशनल स्टेज, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों हमारा? डेट इज फोर्थ। प्री ऑपरेशनल स्टेज हमारा जो है ये वाला स्टेज है, जहाँ बच्चे जो होते हैं एनिमिस्टिक होते हैं। और इसी स्टेज में बच्चे ने, पियाजे ने कहा था कि बच्चा होता है ईगो सेंट्रिक, जहाँ बच्चा अपने आप से बातें भी करता है, यानी कि बच्चा होता है अहम केंद्रित। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा बच्चे हमारा? फोर्थ। सीधा सा आंसर है। सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म, देखो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब होता है जब बच्चा कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ अदर, हेल्प के द्वारा या कुछ ग्रुप एक्टिविटीज के द्वारा, कोलाबोरेशन के द्वारा कोई भी चीज़ बच्चा खुद बनाता है, उसको बोलते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन। और ये ऑब्वियसली बात है वाइगोस्की की थोड़ी सी कनेक्ट है। वाइगोस्की ने सोशल कंस्ट्रक्शन की बात की थी, सोसाइटी के द्वारा बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। लर्नर रिसीव नॉलेज पैसिवली, पैसिव तो नेगेटिव होता है। लर्निंग एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो लर्निंग एक्टिवली सीखेगा। एक्टिव लर्निंग एक्टिवली बाय लेक्चरिंग नहीं होता। इफेक्टिव लर्निंग टास्क प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉल भी नहीं होता। आंसर यहाँ पर क्या है? कंस्ट्रक्शन। तो जब कंस्ट्रक्टिव लर्निंग होती है, याद रखना हम एक तो पहली बात हम एक्टिव रहते हैं, है ना, सेल्फ कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, खुद से निर्माण कर सकते हैं। बट यहाँ पे सोशल है तो यहाँ पर किसकी हेल्प ली जाएगी? सोसाइटी की। आंसर यहाँ पे क्या होगा? डेट इज आगे बढ़। चलिए बच्चों, ये 30 क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस किया, आप देखें। और ये बेस्ट 30 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं, और ये भी लेटेस्ट पेपर में से आया था, तो काफ़ी नए क्वेश्चंस आपको इसमें मिले होंगे। आई होप कि मैंने कोशिश आपको की कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ, मतलब क्वेश्चंस के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट को भी क्या करूँ, अच्छे से समझाऊँ। ठीक है, ऐसे याद देखो दूसरा पेपर था हमारा CDP के बाद, आगे और पेपर्स आएंगे, तो पेपर के साथ साथ जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चन से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होता रहता है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। अगर इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से आप अगर रिवाइज करके चले जाते हो तो भी आप अच्छा परफॉर्म CTET के एग्ज़ाम में कर लोगे। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी बच्चों, आपको काफ़ी काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे आज की क्लास से। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा हो सके जितने लोग साथ फैला सकते हैं फैलाइए, ताकि और बच्चे भी इस जो सुपर 30 बैच हमने चलाया हुआ है, तो हम लगभग 1000 क्वेश्चंस के आसपास जो है डिस्कस करेंगे आप लोगों से, जो कि बहुत बेनिफिट होने वाला है आपके लिए और आप जितने बच्चे जो कि CTET की तैयारी कर रहे हैं उनकी। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं आऊँगा, हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन लेके आऊँगा, फिर सीडीपी के लेके आऊँगा, और आधे मैं कोशिश करूँगा कि जो और भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ईवीएस होता है या साइंस होता है, उनके क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूँ, ठीक है। तो कोशिश यही रहेगी कि बेस्ट आपको दिया जाए, जितना हमारे लास्ट के जो 30 डेज़ या 20 डेज़ रहेंगे उसमें जितनी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं हम करेंगे, और आपको कोशिश करेंगे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन।